हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को लेकर। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि इसरो ने मंगलयान 2 मिशन के ऊपर अपना काम स्टार्ट कर दिया है, यानी भारत एक बार फिर से मार्स मिशन करने जा रहा है। काम तो खैर इसरो ने काफी पहले स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि चीजें पहली स्टेज से दूसरी स्टेज के ऊपर पहुंच गई हैं। जहां पर पहली स्टेज में ये डिसाइड किया गया था कि भारत के सेकंड मार्स मिशन में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हमारे क्या क्या गोल्स होंगे और उनको अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे। अब ये सारी चीजें हमें खुद ही स्वदेशी टेक्नोलॉजी से भारत में ही डेवलप करनी है, जो कि अगली स्टेजेस में होगा। खुद ही डेवलप करेंगे तभी तो पूरी दुनिया में भारत का नाम होगा। सेकंड स्टेज में अब उन सारी चीजों और रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट्स की एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स की डिजाइनिंग स्टार्ट हो गई है, जिसको फाइनलाइज करने के बाद इनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी और उसके बाद टेस्टिंग। भारत का ये मंगलयान 2 मिशन पहले वाले मिशन से कम्प्लीटली अलग है, क्योंकि इस बार हम मार्स के ऊपर एक छोटा सा फुली फंक्शनल हेलीकॉप्टर भी भेजने वाले हैं, जो भारत के तिरंगे झंडे के साथ मार्स की सतह के ऊपर उड़ेगा। इसके अलावा रोवर की लैंडिंग के लिए एक स्काई क्रेन भेजने का भी प्लान है। इसरो का मंगलयान 2 मिशन काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और इस वीडियो में हम इस मिशन से जुड़ी सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एक ही बार में नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आज शाम को इसके ऊपर एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाई जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक देश की राजधानी न्यू दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा मॉल बनने जा रहा है। इस शॉपिंग मॉल का टोटल एरिया होगा 28 लाख स्क्वायर फीट एंड इसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टोटल खर्च आएगा $2.5 बिलियन, जो कि भारत की करेंसी में 20,000 करोड़ रुपए बनते हैं। ये मॉल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास होगा और इसकी इनॉग्रेशन होगी साल 2027 में। इस समय भारत का सबसे बड़ा मॉल है लुलु मॉल, जो कि केरला में स्थित है। आज की थर्ड अपडेट आ रही है इंटरनेशनल रैंकिंग्स को लेकर। अमेरिका की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल। इन्होंने साल 2024 में सबसे ज्यादा होमलेस लोगों वाले देशों की एक रैंकिंग जारी की है, यानी किस देश में कितने लोग बिना किसी छत के सड़कों, फुटपाथ और पब्लिक प्लेसेस में रह रहे हैं, कितने लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। उसके ऊपर दुनिया के सभी देशों को रैंकिंग्स दी गई हैं। हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल के मुताबिक सबसे ज्यादा होमलेस लोगों वाला देश है नाइजीरिया, जहां पर 2 करोड़ 50 लाख होमलेस लोग रहते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर है भारत और भारत में 1 करोड़ 80 लाख होमलेस लोग रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक थर्ड नंबर के ऊपर है मैक्सिको और मैक्सिको में 1 करोड़ 40 लाख होमलेस लोग हैं। फोर्थ के ऊपर बांग्लादेश में 56 लाख, जबकि फिफ्थ के ऊपर सीरिया में 53 लाख होमलेस लोग हैं। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस रैंकिंग में 9th नंबर के ऊपर है और पाकिस्तान में 30 लाख लोग होमलेस हैं। बाकी प्रमुख देशों की बात करें तो हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल के मुताबिक अमेरिका में भी 20 लाख होमलेस लोग हैं, टर्की में 15 लाख, चाइना में 10 लाख लोगों के पास घर नहीं है, ब्रिटेन में 3,80,000, फ्रांस में 3,30,000, जर्मनी में 2,62,000 और ऑस्ट्रेलिया में 1,22,000 होमलेस लोग रह रहे हैं। इवन इजराइल में भी 3,400 होमलेस लोग हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में भारत को लेकर जो दावा किया गया है 1 करोड़ 80 लाख होमलेस पॉपुलेशन का, क्या ये सही है या फिर गलत डेटा लग रहा है आपको? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है इंडियन नेवी को लेकर। दरअसल पिछले कल खबर आई है कि फ्राइडे की शाम को इंडियन नेवी के एक फाइटर जेट को कुछ टेक्निकल फेलियर्स के कारण गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। इसकी जानकारी गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डायरेक्टर धनंजय राव सर ने खुद ही दी है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इंडियन नेवी का ये कौन सा फाइटर जेट था, यानी कौन सा वेरिएंट था। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी के इस जेट ने जब गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर इमरजेंसी लैंडिंग की तो उस दौरान उस समय रनवे की सेंट्रल लाइन लाइट्स थोड़ी सी डैमेज हो गई थी। अब ये लाइट्स रनवे के ऊपर रात के अंधेरे में जगाई जाती हैं ताकि पायलट्स को रनवे का अच्छे से अंदाजा हो। ऐसे में इन लाइट्स को बिना ठीक किए छोड़ा नहीं जा सकता था। लगभग 2 घंटों की मेहनत के बाद ये लाइट्स ठीक कर दी गई और उसके बाद एयरपोर्ट सिविलियन प्लेन्स के लिए दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया। इस दौरान 4 सिविलियन फ्लाइट्स को दूसरे एयरपोर्ट्स के ऊपर डाइवर्ट करना पड़ा था। शाम 4:50 से लेकर 6:30 तक सेंट्रल लाइन लाइट्स को ठीक किया जा रहा था, जिसके कारण इस दौरान एयरपोर्ट से ना कोई दूसरा प्लेन टेक ऑफ कर पाया और ना ही लैंड कर पाया। वैसे शुक्र है कि इंडियन नेवी के पायलट ने फाइटर जेट को सेफली लैंड कर लिया और कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर को लेकर। 2-3 दिन पहले हमने आपको बताया था कि पिछले साल 2023-24 में भारत ने चाइना से $101 बिलियन के गुड्स इंपोर्ट किए थे, जबकि हमने चाइना को केवल $16 बिलियन के एक्सपोर्ट किए थे। $101 बिलियन के इंपोर्ट ये बहुत ही बड़ा फिगर है, क्योंकि भारत की ऑलमोस्ट सभी कंपनीज क्या करती हैं कि चाइना से स्पेयर पार्ट्स, रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स को भारत में इंपोर्ट करती हैं
यहाँ पर लाकर उनको फैक्ट्रीज में केवल असेंबल किया जाता है। ये कंपनीज चाइना से लाए पार्ट्स को भारत में अपनी फैक्ट्रीज में जोड़कर उन्हें मेड इन इंडिया की स्टैंप लगाकर भारत की मार्केट में बेचती हैं। प्रॉफिट तो खैर इनको मिल जाता है, लेकिन प्रोडक्ट की कीमत का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बदले में चाइना चले जाता है। इसी वजह से भारत आज भी चाइना से 101 बिलियन डॉलर्स के बहुत ही ह्यूज इंपोर्ट कर रहा है। भारत की जो भी कंपनीज इस तरह से ऑपरेट कर रही हैं, ऐसी कंपनीज को हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर ने एक मैसेज दिया है। जयशंकर सर ने कहा है कि इन सब कंपनीज को चाइना के साथ डील करते हुए एक नेशनल सिक्योरिटी का फिल्टर भी यूज करना चाहिए, यानी ये देखना चाहिए कि सेंसिटिव, इमर्जिंग और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के मामले में हमें चाइना से किस तरह से डील करना है और उस चीज का खासा ध्यान रखना चाहिए। जयशंकर सर ने पूछा कि क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ बिजनेस करेंगे जो आपके घर के ड्राइंग रूम के अंदर जबरदस्ती घुस आता है और आपके घर की सीमा को तोड़ने फोड़ने की कोशिश करता है? आप नहीं करोगे, और ये कॉमन सेंस है। जहाँ पर चाइना की बात आती है तो मैं अपने लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सोर्सिंग, प्रोक्योरमेंट सबका सब भारत में ही हो तो ही अच्छा है। हम आपको चाइना के साथ काम करने के लिए रोक नहीं रहे हैं, लेकिन अगर भारत में ऑप्शन अवेलेबल है तो आप भारत की कंपनीज के साथ ही काम करें। ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी काफी अच्छा होगा और लॉन्ग टर्म में भारत की कंपनीज के खुद के बिजनेस के लिए अच्छा होगा। आज की 6th और बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है किर्गिस्तान से। दरअसल किर्गिस्तान में आज से ठीक 6 दिन पहले 13 मई को क्या हुआ कि पाकिस्तान और इजिप्ट के स्टूडेंट्स ने वहाँ के लोकल किर्गिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की और लड़ाई की, जिसमें किर्गिस्तान के लोकल स्टूडेंट्स वहाँ पर घायल हो गए। इसके साथ ही कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने लोकल किर्गिस्तान लड़कियों के साथ वहाँ पर छेड़छाड़ की थी। अब आप सोचिए कि अगर आप किसी को अपने यहाँ पर इन्वाइट कर रहे हैं और वही इंसान आपके ऊपर हमला करेगा, आपकी बहन बेटियों को तंग करेगा, तो आप उसकी खातिरदारी किस तरह से करेंगे? जैसे ही पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की लड़ाई और बदतमीजी की कुछ वीडियोस किर्गिस्तान के अंदर वायरल हुई, उसके बाद किर्गिस्तान के लोकल स्टूडेंट्स और वहाँ के लोकल लोग पाकिस्तान के ऊपर भड़क गए और उन्होंने पाकिस्तान और इजिप्ट के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पकड़ पकड़ के पीटना स्टार्ट कर दिया, उनकी पिटाई स्टार्ट कर दी। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और हालात दिन ब दिन बदतर होते गए। किर्गिस्तान के स्टूडेंट्स ने एक हॉस्टल जाकर पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को ढूंढना स्टार्ट कर दिया और जहाँ पर भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स रह रहे थे वहाँ पर जाकर उनकी पिटाई की। अब क्योंकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन सब कंट्रीज के लोग देखने में एक जैसे होते हैं, इसलिए खतरा भारत के स्टूडेंट्स के ऊपर भी आ गया था और इस चीज से भारत के स्टूडेंट्स भी वहाँ पर डर गए थे। भारत की एम्बेसी को कॉल कर रहे थे, लेकिन भारत के किसी भी स्टूडेंट के साथ मारपीट की कोई भी खबर नहीं आई है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की वहाँ पर लगातार पिटाई हो रही थी, जिसमें पाकिस्तान के कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर सीरियसली इंजर्ड भी हुए और कुछ कैजुअलिटीज भी रिपोर्ट हुई हैं। भारत की एम्बेसी ने गाइडलाइंस जारी करके अपने स्टूडेंट्स को हॉस्टल या फिर रूम से बाहर ना निकलने की डायरेक्शन दी। इसके अलावा 24/7 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। हालांकि किर्गिस्तान में अब सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल हो गई है। इस बीच खबर ये भी है कि पाकिस्तान के कुछ स्टूडेंट्स ने पिटाई से बचने के लिए भारत का सहारा लिया और किर्गिस्तान के लोगों को कहा कि वो पाकिस्तान से नहीं बल्कि भारत से हैं, इंडियंस हैं, जिसके बाद किर्गिस्तान के लोकल्स ने उनको छोड़ दिया। वहीं पर ट्विटर के ऊपर बैठे पाकिस्तान के नेटिजन्स कह रहे हैं कि बाहर में जाए मुस्लिम उम्मा, बाहर में जाए किर्गिस्तान। पाकिस्तान आर्मी से अपील की जा रही है कि किर्गिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करके उनको सबक सिखाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक लौता मुस्लिम न्यूक्लियर पावर्ड देश है। अब जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये भी किर्गिस्तान से है। दीवारों के ऊपर पाकिज आउट की ग्राफिटी बनाई जा रही है, जिसके बाद पाकिस्तान के कई सारे स्टूडेंट्स अब अगली फ्लाइट्स पकड़कर किर्गिस्तान से पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत के जम्मू कश्मीर से। पिछले कल कश्मीर में आतंकवादियों ने भारतीय जनता पार्टी के एक एक्स सरपंच और जयपुर के एक टूरिस्ट कपल के ऊपर वहां पर हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक सरपंच की हमले में जान चली गई है, जबकि जयपुर का कपल काफी क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटलाइज्ड है। आज की 8th अपडेट आ रही है सऊदी अरब से। दरअसल सऊदी अरब में पिछले कल पहली बार एक स्विमवेयर फैशन शो का आयोजन किया गया। स्विमिंग पूल के किनारे के ये नज़ारे किसी यूरोपियन या फिर वेस्टर्न देश के नहीं हैं, बल्कि सऊदी अरब का है। इसी को लेकर अब सऊदी अरब के किंग और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को टारगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस्लाम में इस तरह के इवेंट्स पूरी तरह से हराम हैं। खासकर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम्स ट्विटर के ऊपर कंप्लेंट कर रहे हैं कि सऊदी अरब बिल्कुल गलत रास्ते के ऊपर चल रहा है। वहीं पर सऊदी अरब की सरकार कोशिश कर रही है कि जो उसकी कट्टर इस्लामिक देश की इमेज है उसको पीछे छोड़कर एक मॉडर्न इस्लामिक स्टेट की इमेज बनाई जाए, ताकि दुनिया भर से लोग सऊदी अरब आए, टूरिज्म बढ़े और सऊदी अरब की इकोनॉमी में बूम आए। ऑब्वियस है अब क्योंकि क्रूड ऑयल की कमाई ज्यादा लंबे समय तक तो चलेगी नहीं, दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट हो रही है। आज की 9th अपडेट आ रही है गाजा से। जिस तरह से भारत के रिटायर्ड कर्नल वैभव सर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से गाजा में पोस्टेड थे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का काम कर रहे थे, ठीक उसी तरह से अमेरिका के भी टोटल 20 डॉक्टर्स गाजा में एनजीओस के लिए वहां पर काम कर रहे थे। इजराइल के हमले में घायल होने वाले लोकल फलस्तीनी लोगों का इलाज कर रहे थे। पिछले कल अमेरिका ने इन 20 में से 17 डॉक्टर्स को वहां से इवैक्यूएट कर लिया है, क्योंकि वैभव सर की तरह उनकी जान के ऊपर भी काफी खतरा था। वैभव सर की घटना से सीख लेते हुए
और एक्टिव कॉम्बैट जोन में होने के कारण अमेरिका ने अपने डॉक्टर्स को कहा कि वो अभी तो उनको रेस्क्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर कल को सिचुएशन और बिगड़ेगी तो वो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद 20 में से 17 डॉक्टर्स ने यूएस एम्बेसी की बात मान ली और अमेरिका ने उनको रेस्क्यू कर लिया है। 3 अमेरिकन डॉक्टर्स ने अभी भी गाजा पट्टी के ऊपर रहकर लोकल्स का इलाज करने का फैसला किया है। आज की 10th अपडेट आ रही है इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर। रिपोर्ट के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप के एंड के साथ जून महीने में इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ का भी टेन्योर खत्म हो रहा है। खबर आ रही है कि बीसीसीआई ने हेड कोच की पोस्ट के लिए गौतम गंभीर को अप्रोच किया है। हालांकि ऑफिशियल नाम की घोषणा T20 वर्ल्ड कप के बाद ही होगी। इसके साथ ही पिछले कल आईपीएल में आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब आप इन दोनों टीम में से किसको सपोर्ट करते हैं, आरसीबी या फिर सीएसके? नीचे कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।